इस लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम देखेंगे न्यू चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप जानते हो, जैसे उसको भी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दें। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आप जानते हो, ax प्लस बी इक्वल टू 0। आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो कोई भी पॉलिनोमियल को इक्वल 0 ले लेते हैं तो वही आपका इक्वेशन बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, वेयर a एंड b एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो जब a और b एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है तो 0 भी तो रियल नंबर होता है, बट यहाँ a नॉट इक्वल टू 0, b 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट b a 0 नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि अगर a को 0 ले लोगे तो 0 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, तो ये 2 इक्वल टू, तो ये फिर तो आपका ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होगा नहीं, वेरिएबल तो गायब हो जाएगा, जिसमें x आपका वेरिएबल है एंड x इज ए वेरिएबल। x आपका वेरिएबल है। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो अब आइए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने देखा कि इस फॉर्म के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं, जिसमें यह आपका x वेरिएबल का पावर 1 है, तो यह 1 डिग्री का आपका ये पॉलिनोमियल है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ले सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे, वेयर a b c एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर के एलिमेंट होंगे, बट a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। दोनों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को आपने 0 कर दिया दूसरा 0 नहीं है, तो अगर a 0 हो जाएगा तो ये फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएगा, और कोई भी एक 0 कर दिए तो इस तरह से a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हो कि जो आपका वेरिएबल है x और y, उसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर आप लेते हो तो वो उसके लिए ये लीनियर इक्वेशन डिफाइंड है, वेयर टू वेरिएबल x एंड y। इसमें x और y दो वेरिएबल हैं और a b c आपके कोई भी रियल नंबर है, जिसमें साथ में रियल नंबर तो 0 भी होता है, बट a और b नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसा आपका होगा तभी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हो। लेकिन आपने एक लीनियर इक्वेशन लिया है इन टू वेरिएबल, हम तो पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हम दो इक्वेशन लेंगे लीनियर का। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगर आप करते हो तो दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल होना चाहिए। जैसे आपने टू वेरिएबल x और y लिया, तो दूसरी इक्वेशन का वेरिएबल आप s और t नहीं कर सकते हैं, तो वो दोनों लीनियर इक्वेशन तो होंगे बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे। दोनों सेम वेरिएबल का अगर हम इक्वेशन लेते हैं तो वह हमारा
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब आते हैं दीज टू, यहां इसको इरेज कर दे रहे हैं। These two linear equation are in the same variable x and y. Equation like called pair of linear equation in two variable. In two variable. These two linear equation are in the same variable. अभी हमने बताया कि सेम वेरिएबल में दोनों इक्वेशन, आप सेम टू वेरिएबल में आपको दोनों इक्वेशन लेना होगा और उस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। जनरल फॉर्म ऑफ टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आप बोल सकते हो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपने क्या देखा, अब ये जो दोनों इक्वेशन है उसमें x और y दो वेरिएबल हैं, तो पहले इक्वेशन का भी, लीनियर इक्वेशन का भी वेरिएबल एक्स वाई है और दूसरे इक्वेशन का भी वेरिएबल एक्स और वाई है। तो कह सकते हैं कि दोनों यह इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू हमने कर लिया 5। मान लीजिए कि 3t प्लस 2s इक्वल टू 7, ऐसा हमने कर दिया। तो यहाँ t और s वेरिएबल हैं और यहाँ पर x और y वेरिएबल है। तो ये दो अलग अलग पेयर ऑफ ये दो लीनियर इक्वेशन तो हैं टू वेरिएबल का, लेकिन यहाँ एक अलग लीनियर इक्वेशन है और यह एक अलग लीनियर इक्वेशन है। लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दोनों को नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि यह x और y यहाँ दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर t और s वेरिएबल है। ये दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर यह t और s में है तो यह भी t और s में हो, अच्छा है यह भी x और y में हो, तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने समझा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल numbers and a1 a2 b1 b2 are not इक्वल टू 0। यह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। c1 और c2 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए और इसमें y का कोफिशिएंट भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपने लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ये लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं, अभी हम बना के देखेंगे, तो जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा।
हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे उसका ग्राफ ड्रा करोगे तो ऐसे होगा, चाहे ऐसे होगा, ऐसा नहीं मिलेगा बा, ऐसा नहीं मिलेगा, या ऐसे नहीं मिलेगा, कर्व नहीं होगा। यह स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है, बट यह एक ऐसा कर्व है जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन है, लाइन भी एक कर्व है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका फिगर जो बनेगा, ग्राफ जो बनेगा, वह एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अभी हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। इसमें दो जब इक्वेशन को आप करते हो, जैसे सपोज करो कि हमने एक इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया, एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सपोज करो उसको आपने पहले लिया था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका आपने ग्राफ बना दिया। तो x और y इस इक्वेशन का, x और y की वैल्यू इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा जो इसको सेटिस्फाई करे। जैसे सपोज करो कि हमने ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो x और y इसका सॉल्यूशन कब होगा? जब x और y की वो वैल्यू जो इसमें पुट किया जाए तो यह इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है, सेंस ये है कि x और वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं उस इक्वेशन में तो राइट साइड और लेफ्ट साइड की वैल्यू सेम आए। जैसे सपोज करो इसमें हमने x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट किया, तो देख लो आप, तो LHS में आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू RHS। आप देख सकते हो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, यह वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन। क्लियर? तो यहां पे जैसे आपने किसी भी लाइन का, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसके बाद आपको फिर समझाते हैं, आप पूरा नोट्स बनाते चलिएगा। जैसे एक हमने ले लिया, सपोज करो कि हमने एक इक्वेशन ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, तो वैल्यू ऑफ y इन टर्म x, इन टर्म x के टर्म में y की वैल्यू। तो इसको क्या करते हैं, अगर y की वैल्यू फाइंड करना है तो इसको दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो 5 माइनस 2x, तो y जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2x अपान 3। तो इसको हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू x के टर्म में। अब ये तो ऐसा था, लेकिन अगर आप ऐसे लिखना हो, वैल्यू ऑफ x इन टर्म y, x की वैल्यू y के टर्म में, तो x को हम फाइंड करेंगे तो 2x इक्वल टू होगा 5 माइनस 3y, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3y बाई 2। इसको हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू y के टर्म में। तो ये बात भी जानना जरूरी था, और आपने इसको भी कभी किसी इक्वेशन में देगा कि इस इक्वेशन का y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कीजिए या x के टर्म में लिखिए, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे इसमें भी कर सकते थे, सपोज करिए कि हमें इक्वेशन ऐसे दिया होता है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम इसको अगर y को की वैल्यू x के टर्म में करना होता तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी अपान बी। यहाँ पे ये जो है आपका, अब ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा वो तो डिपेंड करेगा ए बी सी की वैल्यू पे, कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो बाद की बात है।
आपने यहां पर कर लिया, y की वैल्यू x के टर्म में आपने फाइंड किया। तो इस तरह से आपने ये चीज जाना। फिर आते हैं, जैसे अभी हमने एक इक्वेशन ले रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। इसका आपने ग्राफ बनाया, सपोज करो ऐसा बन गया। अभी ग्राफ बनाना हम सीखेंगे। एक स्ट्रेट लाइन आया, तो एक स्ट्रेट लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो वो सारे पॉइंट, जैसे इसकी x की वैल्यू आपने एक 1 लाया था, एक y इक्वल टू 1 लाया था, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 1। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पॉइंट को पढ़ा है कि पॉइंट क्या होता है। ये आपका एक ब्रैकेट, छोटे से ब्रैकेट में फर्स्ट में x कोऑर्डिनेट और सेकंड y कोऑर्डिनेट, इसको एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट बोलते हो आप। तो ये पॉइंट x और y की जो आया है 1 1, तो ये 1 1 पॉइंट इस लाइन पे पड़ेगा। अगर ये 1 1 सॉल्यूशन था इस इक्वेशन का, तो 1 1 एक पॉइंट बनेगा और वह पॉइंट इस लाइन पर पड़ेगा, या कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि उस पॉइंट से यह लाइन पास करेगी। तो इस पर जितने पॉइंट होंगे वह सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। सपोज करो कि उसने दे दिया कि चेक चेक 2 1 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चेक करना है कि ये पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो ये आप वैल्यू को इस पे पुट कीजिए, और अगर सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो आप पुट करके देख लीजिए। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 पुट करेंगे, 3 इंटू 1, तो ये 4 आएगा, और प्लस 3 7, और नॉट इक्वल टू RHS। यह RHS और की वैल्यू 5 थी, और LHS की वैल्यू आ गया 7 x और y की वैल्यू पुट करने पर। तो ये आपका सॉल्यूशन ही नहीं है, तो 2 1 सॉल्यूशन नहीं है। देन 2 1 is not a solution of this equation। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं। तो आपने ये समझा कि किसी भी लाइन पर जितने पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। बट हम एक लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर। आपने अभी पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पढ़ा था, a1x पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां ये दो इक्वेशन है, और आप ये जानते हो कि दोनों इक्वेशन आपके क्या बनाएंगे, दोनों इक्वेशन आपका स्ट्रेट लाइन ही बनाएंगे। तो एक ही ग्राफ कॉपी पर अगर दोनों को बनाया जाए, ये नहीं कि एक ग्राफ कॉपी पर आपने एक लाइन बनाया, दूसरी ग्राफ कॉपी पे दूसरा नहीं। पेयर ऑफ अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो जो काम करेंगे दोनों इक्वेशन का एक ही ग्राफ कॉपी पे करेंगे। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। जैसे सपोज करो कि हमने बनाया, तो एक का ऐसे बन गया और एक ये बन गया, इसको हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। या दूसरा कंडीशन आपका हो सकता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं,
कोइंसिडेंट भी बोल सकते हैं, या सपोज करो कि हमने लाइन ले लिया, वो लाइन दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, ऐसे बन गया, ठीक। ऐसा आ गया, तो इसको कह सकते हैं पैरेलल लाइंस, और या बोल सकते हैं इनकोइंसिडेंट। ऐसे लाइन बोल सकते हैं आप पैरेलल लाइन को। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लाइन आपने बनाया, उसी पर दूसरी लाइन बन गई, एक लाइन को पूरी तरह से ओवरलैप कर दिया एक लाइन, तो ऐसे लाइन कह सकते हैं आप कि दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब है कि वह आपका कोइंसिडेंट ही आप बोलेंगे। यहाँ एक पॉइंट पे कट कर रहा था और यहाँ पर आपका बहुत सारे पॉइंट पे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा उसका। अब आप इन पे आप पढ़ सकते हैं कि इन दिस केस pair of lines cut in one points, cut in one points are unique solution। जब दो लाइन आपने दो लाइन को बनाया, दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वह यूनिक सॉल्यूशन होगा। अद्वितीय बोलते हैं, उसके जैसा दूसरा नहीं, मतलब एक ही पॉइंट आपको मिलेगा। तो एक पॉइंट यही इसका सॉल्यूशन होगा। इस पॉइंट का जो वैल्यू एक्स और वाई का होगा वही इसका सॉल्यूशन आएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने दो लाइन को ग्राफ कॉपी पे रिप्रेजेंट किया और दोनों ऐसे बने कि वो कितना भी आप लंबा खींच लो, ड्रा कर लो उस लाइन को, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगा। ये तभी संभव है जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो। तो आपने ये अगर बनाया, इसको इनकोइंसिडेंट बोलेंगे आप, तो यहां पे कह सकते हो आप इन दिस केस पेयर ऑफ लाइंस, यहां पर बार बार मैं बता दूं आपको कि पेयर ऑफ लाइंस लीनियर इक्वेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, कोई और लाइन नहीं, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इन दिस केस पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल then there has no solution। नो सॉल्यूशन। आप तो फिगर से भी देख के समझ सकते हो कि जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब अभी हम इस इक्वेशन के लिए कंडीशन पढ़ेंगे कि कब ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कब आपका ये आपका देयर हैज नो सॉल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन दिस केस, या यहां लिख देते हैं इन दिस केस pair of lines
have infinitely many solution, many solution। ऐसा क्यों? जब एक लाइन दूसरी लाइन को पूरा पूरा ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब कोई आपसे अगर पूछे कि एक लाइन पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे, तो आप नहीं बता सकते। एक लाइन पर नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं बता सकते, तो पहली लाइन दूसरी लाइन को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहा है, तो वह कह सकते हैं कि आप एक लाइन पर इनफाइनाइट अगर पॉइंट होते हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट पे वो कट कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को पूरा पूरा ओवरलैप करेगा तो उसके जितने पॉइंट होते हैं एक लाइन पर उतने पॉइंट पे वो कट करेगा, और एक लाइन पर तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इसलिए इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो जब दो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, दोनों का वेरिएबल सेम होना चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर दोनों को एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, इसको हम कोइंसिडेंट भी बोलेंगे। और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हैज नो सॉल्यूशन। ये दोनों इक्वेशन कोई सॉल्यूशन नहीं रखेंगे, एंड इनकोइंसिडेंट होगा ये, और कोइंसिडेंट ये भी है, लेकिन यह कोइंसिडेंट आपका मेनी इन दिस केस पेयर ऑफ लाइन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे जिसको आप बता नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते। तो ये हुआ, इसमें आपका एक लाइन पर जितने पॉइंट होंगे उतने पॉइंट पे वो कट कर रहा है। अब हम कंडीशन पढ़ेंगे इनके लिए कि कब यह यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है। चलिए, फॉर यूनिक सॉल्यूशन सॉल्यूशन देख लो आप यहां पर पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में जो देख रहे हो आप, तो x का यहां कोफिशिएंट a1 है, यहां x का कोफिशिएंट a2 है। कंपेयरिंग अगर करें तो यहां से a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं होना चाहिए। तीसरे से हमको मतलब नहीं है c1 बाई c2। यहां पर पहले वाले x का कोफिशिएंट अपान दूसरे वाले x का कोफिशिएंट, और इसमें पहले वाले y का कोफिशिएंट अपान दूसरे वाले इक्वेशन का y का कोफिशिएंट की वैल्यू दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वह दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, तो इस तरह से उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। हाँ, इसके बराबर हो जाए या बराबर ना हो उससे हमको मतलब नहीं, यहाँ C1 C2 से हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें यही चेक करना है। तो फिर आते हैं नो सॉल्यूशन। देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं हो। तो आपने देखा पैरेलल लाइन बना था ग्राफ के लिए, तो यहां से a1 बाई a2 की वैल्यू b1 बाई b2 की वैल्यू के बराबर हो जाए, बट इसी से काम नहीं चलेगा। आगे और भी एक कंडीशन, c1 बाई c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आपको मिलता है तो कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन, मतलब उन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब तीसरे इक्वेशन पे आते हैं। तीसरे कंडीशन में फॉर इनफाइनेटली
मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन में क्या होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 और C1/C2 के। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो यह आपका इक्वेशन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसको आपको याद रखना है, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। और ग्राफ देखिए, मेथड आपका ग्राफ मेथड से भी हम सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे आपके मेथड हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आपका ग्राफ मेथड थर्ड, और इसके बाद आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम लगभग 4 मेथड पढ़ेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने का। यह तो आपको ये बताएगा ये कंडीशन से कि यह आपका कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे, इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे, स्टेटमेंट के अनुसार इक्वेशन बनाना होता है, अभी भी चर्चा कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उसका डिटेल बताएंगे।